अब P2 में देखें, अंडरस्टैंड द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल लिमिटेड टू एनालिसिस डिज़ाइन कोडिंग एंड टेस्टिंग। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि इसके बाद एक फर्दर स्टेज होती है मेंटेनेंस, जो आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट में नहीं है, तो आप लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अब देखो यहाँ एनालिसिस डिज़ाइन कोडिंग टेस्टिंग सब की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप लोगों को गिवन है। ठीक है, तो अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो ये बेस्ट आंसर है आपके पास, यहाँ पे इतनी थ्योरी में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एनालिसिस में क्या, एब्स्ट्रैक्शन डीकम्पोजिशन ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है वो यही वाली चीज़ हो गई। उसके बाद डिज़ाइन है, उसमें हमारे पास डीकम्पोजिशन, हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर डायग्राम की फ्लो चार्ट और सूडो कोड है हमारे पास इसमें। एंड कोडिंग में राइटिंग प्रोग्राम कोड एंड आइटरेटिव टेस्टिंग है, टेस्टिंग में टेस्टिंग प्रोग्राम कोड विद द यूज़ ऑफ यूज डाटा। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंड दैट एवरी कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सब सिस्टम विच आर मेड अप ऑफ फर्दर सब सिस्टम। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम है, इट इज़ डीकम्पोज इनटू सब सिस्टम, और फिर वो हर सब सिस्टम इज फर्दर डीकम्पोज इनटू फर्दर सब सिस्टम। ठीक है, देन अंडरस्टैंड हाउ अ प्रॉब्लम कैन बी डीकम्पोज इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। अब हमारे पास कंपोनेंट पार्ट्स जो हैं वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड स्टोरेज है। तो आप लोगों ने सिर्फ इसकी इन सारों की थ्योरी जो है वो आप लोगों को पता है। इनपुट क्या है कि यूज़र से इनपुट हम क्या लेंगे, व्हाट विल बी द प्रोसेस, हम कर क्या रहे होंगे, उससे प्रोसेस करके हम आउटपुट क्या दे रहे होंगे, एंड देन फाइनली हम जो प्रोसेस करेंगे जिन वैल्यूज़ को, वो हमारी स्टोर किधर हो रही होगी। यूज़ डिफरेंट मेथड टू डिज़ाइन, हमारे पास स्ट्रक्चर डायग्राम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। स्ट्रक्चर डायग्राम आप लोगों को पता है, इसकी डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या थी कि ये हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम है। फ्लो चार्ट हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम है। फ्लो चार्ट मेक्स यूज़ ऑफ डिफरेंट शेप्स, और स्ट्रक्चर चार्ट मेक्स यूज़ ऑफ सिस्टम एंड सब सिस्टम। और सूडो कोड की बात करें तो सूडो कोड में हमारे पास ये क्या होते हैं, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स, या फिर हमारे पास स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद पर्पस ऑफ गिवन एल्गोरिदम, अब हमारे पास इंक्लूडिंग स्टेटिंग द पर्पस ऑफ एल्गोरिदम, और उसके बाद डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एन एल्गोरिदम। आप लोग देखते होंगे, आप लोगों को कई बार फ्लो चार्ट पेपर में मिलता है, और फ्लो चार्ट के बाद उसका ट्रेस टेबल सॉल्व करने के बाद वो हमेशा आपसे एक क्वेश्चन पूछता है 1 to 2 मार्क का, जिसमें एक क्वेश्चन होता है कि स्टेट द पर्पस ऑफ द एल्गोरिदम। तो पर्पस में हमने क्या चीज़ें, दो चीज़ें बतानी होती हैं। एक तो हमारे पास वो पर्पस क्या है, वो कर क्या रहा है, परफॉर्म क्या कर रहा है, वो आप लोगों को क्लियरली पता चल जाता है कि वो टोटलिंग कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है, सॉर्टिंग कर रहा है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है, एवरेज आउटपुट कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई और प्रोसेस होगा, जैसे वो वैल्यूज इनपुट कर रहा है, जैसे जीरो इनपुट हो रही है तो तब एवरेज कैलकुलेट करता है, तो आप अकॉर्डिंगली उसे एक्सप्लेन कर देंगे। अब जो डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एन एल्गोरिथम, वो यही चीज़ हो गया कि ये एल्गोरिथम क्या, इट इज़ टेकिंग इनपुट व्हेन एवर एन इनपुट ऑफ जीरो इज एंटर्ड, तो वो क्या करेगा, इट विल स्टॉप एंड कैलकुलेट द एवरेज एंड आउटपुट द एवरेज। ठीक है, तो ये हमारे पास पर्पस ऑफ एल्गोरिदम में आ जाएगा। देन स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, वो हमारे पास कौन कौन से हैं, लीनियर सर्च है, बबल सॉर्ट है, टोटलिंग, काउंटिंग, फाइंडिंग मिनिमम मैक्सिमम। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, बल्कि आज ही आप लोगों से बात हो रही थी कि हमारा जो 15 मार्क का क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट यही चीज़ है। उसमें लीनियर सर्च होगा, उसमें बबल सॉर्ट होगा, टोटलिंग होगा, काउंटिंग होगा, फाइंडिंग मिनिमम मैक्सिमम एवरेज, ये चीज़ें हमारे पास टोटल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रही होंगी। और आप लोगों ने जितने 15 मार्क के क्वेश्चंस किए हैं, आप लोगों ने यही चीज़ उसमें ऑब्जर्व की है। Then understand the need for validation checks to be made on input data। अब मैंने आपको बताया था वैलिडेट क्या चीज़ होती है, इनपुट ही वैलिडेट होती है ना, तो दीज आर आल्सो कॉल्ड इनपुट वैलिडेशन। ठीक है, एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडेशन चेक, रेंज चेक, लेंथ चेक, टाइप चेक, प्रेजेंट चेक, फॉर्मेट चेक एंड चेक डिजिट, ये सारे आपने डिटेल में डिस्कस किया। पर्पस ऑफ ईच वैलिडेशन चेक एंड राइटिंग एल्गोरिदम टू इम्प्लीमेंट, हमने एल्गोरिदम लिख लिया, हमने यहाँ पर वाइल लूप सब में यूज़ किया था। पर्पस में हमने उनकी डिस्क्रिप्शन याद की थी। रेंज चेक कब यूज़ होगा, जब हमारे पास एक सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज़ होंगी जो इनपुट होनी चाहिए, तब हम रेंज चेक अप्लाई करेंगे। लेंथ चेक कब होगा, जब हमने एक स्पेसिफिक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ करेक्टर्स इनपुट कराने होंगे, तो लेंथ चेक है। टाइप चेक हमारे पास होगा जब हमने डाटा जो इनपुट कराना होगा वो न्यूमेरिक होगा, इधर इंटीजर हो या फिर रियल हो, तब टाइप चेक है। प्रेजेंट चेक होगा टू मेक श्योर कि सम डाटा इज एंटर्ड। फॉर्मेट चेक यूज होगा टू मेक श्योर कि स्पेसिफिक डाटा एंटर्ड इज इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट या रिक्वायर्ड फॉर्मेट। चेक डिजिट हमारा अप्लाई होगा कि टू मेक टू ऑन ISBN एंड व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, टू मेक श्योर कि हमारे पास वो जो वैल्यू है, जो भी डाटा है, चाहे वो ISBN का या VIN का है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर का, वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे अंडरस्टैंड द नीड फॉर वेरिफिकेशन चेक,
अब वेरिफिकेशन हमारे पास दो हैं, विजुअल एंड डबल एंट्री। अब विजुअल में हम क्या करते हैं, हम मैनुअली डाटा को खुद चेक करते हैं, जो हम डाटा हमने इनपुट किया होता है हम विजुअली मैनुअली चेक करते हैं कि उसमें कोई चीज़ गलत ना हो। ठीक है, उसके बाद डबल एंट्री में क्या होता है कि हम डाटा को ट्वाइस इनपुट करते हैं टू मेक श्योर दैट डाटा इज नॉट चेंज ड्यूरिंग इनपुट। उसके बाद सजेस्ट एंड अप्लाई सूटेबल डेटा टाइप्स। अब हमारे पास टेस्ट डाटा हमारे पास चार है, नॉर्मल, एबनॉर्मल, एक्सट्रीम एंड बाउंड्री। इसे हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी आप लोग बेटा, ये हमारे पास टेस्ट डाटा की टाइप्स हैं। जब वो कहता है ना एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल दो, या आइटम आपसे मांग रहा है, या सैम्पल डाटा मांग रहा है, तो इट मीन्स वो चाह रहा है कि आप डाटा दो, नॉट डाटा टाइप। डाटा टाइप मेरे पास रीजन में आ जाएगा, या फिर अगर वो स्पेसिफाई खुद करता है कि टेस्ट डाटा टाइप, तब मैं डाटा टाइप का नेम दूंगा। अगर वो लिखता है टेस्ट डाटा, तो इट मीन्स वो मुझसे वैल्यू मांग रहा है। मैंने उस स्पेसिफिक रेंज के अंदर की वैल्यू देनी होगी टू मेक श्योर टू टेल द एग्जामिनर कि ये नॉर्मल है। रीजन में मुझसे वो पूछेगा तुम क्यों कह रहे हो ये नॉर्मल है, तो आई हैव टू प्रूव कि ये नॉर्मल क्यों है, कि ताकि मेरा प्रोग्राम चेक करे और उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट करे वेदर द वैल्यू इज विद इन द रेंज ऑफ एक्सेप्टेड वैल्यूज और नॉट। इसमें एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन की बात हमने सब में ज़रूर करनी है कि नॉर्मल एक्सेप्ट होगा, एबनॉर्मल वैल्यूज रिजेक्ट होंगी, एक्सट्रीम एक्सेप्ट होंगी, बाउंड्री में एक वैल्यू एक्सेप्ट होगी, एक रिजेक्ट होगी। अगर मैं लोअर बाउंड दे रहा हूँ तो लोअर बाउंड एक्सेप्ट होगा, उससे कम वैल्यू रिजेक्ट होगी। अपर बाउंड दे रहा हूँ तो अपर बाउंड एक्सेप्ट होगा, यानी कि मैक्सिमम एक्सेप्टेड वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड, और उससे बड़ी वैल्यू रिजेक्ट होगी। अब उसमें देखो, ये उसने एक्सप्लेनेशन भी दे दी। Extreme data is the largest and smallest acceptable value. Boundary data is the largest, smallest acceptable value, and the corresponding smallest and largest rejected value. और उसके बाद कंप्लीट अ ट्रेस टेबल टू डॉक्यूमेंट अ ड्राई रन ऑफ एन एल्गोरिदम। अब इसमें हमारे पास इंक्लूडिंग कौन कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, आउटपुट होते हैं, और यूज़र प्रॉम्प्ट होता है। यूज़र प्रॉम्प्ट क्या होता है, जैसे अभी आप लोगों का मॉक का पेपर था, तो मॉक के पेपर में हमने जो ट्रेस टेबल रन करना था, उसमें हमने हर इनपुट से पहले एक आउटपुट मैसेज देना था, क्योंकि वो लूप के अंदर था। तो दैट वाज द आउटपुट प्रॉम्प्ट, यूज़र प्रॉम्प्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई एरर इन गिवन एल्गोरिदम। ये एरर फाइंडिंग के हमारे जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आगे, उसमें हमने लाइन नंबर कहीं देना, कहीं वो कहता है कि जी आप एरर बताएं, तो इट मीन्स मैंने पूरा सूडो कोड एरर की लाइन लिखनी है, फिर उसकी करेक्टेड लाइन को दोबारा रीराइट कर देना है। राइट एंड अमेंड एल्गोरिदम फॉर अ गिवन प्रॉब्लम और सिनेरियो यूजिंग सूडो कोड, प्रोग्राम कोड एंड फ्लो चार्ट। तो प्रोग्राम कोड तो हम यूज़ कर ही नहीं रहे, हम फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं या फिर सूडो कोड। तो प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड व्हेन राइटिंग एल्गोरिदम, जिसमें x इज ग्रेटर देन y इज एक्सेप्टेड बाय x इज ग्रेटर देन y। जैसे आप लोग लिख देते हैं तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। जैसे आज एक स्टूडेंट क्लास में पूछ रहा था कि सर अगर मैं लिख दूं कि x इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव, तो क्या वो एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब देखें कि हमारा सिलेबस की रिक्वायरमेंट ही हमें ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, चैप्टर नंबर 8, वो हमारे पास है डिक्लेयर एंड यूज वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन आप लोगों को पता है, इंटीजर कैसे डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर वेरिएबल नेम कॉलन इंटीजर। यानी कि डिक्लेयर का हमारे पास वर्ड यूज होगा, कीवर्ड, और उसके बाद वेरिएबल का नाम, एंड देन कॉलन, एंड देन डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। अब हमारे पास इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बुलियन डेटा टाइप्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब देखो, इसमें डेट स्लैश टाइम आप लोगों के सिलेबस में यूज़ नहीं हुई। ठीक है, और मेरे ख्याल में पास पेपर्स में भी कहीं हमें नहीं दिखी। उसके बाद अंडरस्टैंड एंड यूज़ इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। अब इनपुट एंड आउटपुट हमारे लिए कब होता है? इनपुट हमने जब यूज़र से लेना होगा तो इट मीन्स हर इनपुट से पहले हमने प्रॉम्प्ट देना है। आउटपुट कब होगा? जब हम कोई वैल्यूज़ प्रोसेस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंड एंड यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स कि बेटा जब भी जैसे हम एक एरे में वैल्यू इनपुट कर रहे होते हैं, उसको बाद में प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देते हैं ना, जो हमारे पास डीकम्पोजिशन के कंपोनेंट पार्ट्स है, वो क्या था? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। तो ये हमारा सीक्वेंस है इस ये किसी भी प्रॉब्लम को, उसके सोल्यूशन को लिखने का, सूडो कोड में या फ्लो चार्ट में। अंडरस्टैंड एंड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन में हमारे पास दो आ जाते हैं, इफ स्टेटमेंट है और केस स्टेटमेंट है। अंडरस्टैंड एंड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइट्रेशन। उसमें हमारे पास काउंट, कंट्रोल, लूप है। इन्हें इन्हें लूप स्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है, आइट्रेशन, लूप स्ट्रक्चर, रेपिटेशन, लूप्स, ये सारे नाम से दिए जाते हैं। प्री कंडीशनल लूप एंड पोस्ट कंडीशनल। अंडरस्टैंड एंड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिंग एंड काउंटिंग। टोटलिंग का कॉन्सेप्ट किस लिए यूज होता है? टू टू कैलकुलेट द रनिंग टोटल ऑफ वैल्यूज, और काउंटिंग होता है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैल्यूज इनपुट। ठीक है, ये याद रखिएगा अगर डिस्क्रिप्शन आपसे किसी क्वेश्चन में वो डिमांड करता है तो।
और बाकी एग्जांपल तो आपको देनी पड़ेगी कि काउंट में काउंट प्लस वन एंड सम में सम प्लस नम। इट मींस हमने एक वेरिएबल या वैल्यू लिख दें वेरिएबल में नम की जगह, तो इट्स अप टू यू। अंडरस्टैंड एंड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग हैंडलिंग। अब स्ट्रिंग हैंडलिंग में मैंने आपको बताया था हमारे पास टोटल चार स्ट्रिंग हैंडलिंग के फंक्शन है, लेंथ, सब स्ट्रिंग, अपर एंड लोअर। ठीक है, अपर एंड लोअर के लिए हम यू केस एंड एल केस लिखते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी पोजीशन 0 और 1। अब ये मोस्टली पेपर में आप लोगों को मेंशन करता है कि आप एज्यूम करें कि फर्स्ट पोजीशन जो है वो 0 है। अब जस्ट इन केस आपके पास कोई पेपर ऐसा आ जाए जिसमें वो कहे कि फर्स्ट पोजीशन जो है वो 0 है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता होना चाहिए कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिर अगर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर उसके अंदर 30 हैं तो वो मेरे पास 29 पे एंड होनी चाहिए उसकी पोजीशन, क्योंकि इट इज स्टार्टिंग विद 0। ठीक है, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास यूज अंडरस्टैंड एंड यूज अरिथमेटिक, लॉजिक एंड बुलियन ऑपरेटर। अरिथमेटिक मैंने आपको पहले बताया था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, और फिर हमारे पास रेज टू द पावर भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और मॉड एंड डिव। ठीक है, राउंड एंड रैंडम आर नॉट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे जो लाइब्रेरी रूटीन्स हैं उनमें से सिर्फ मॉड एंड डिव आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से हैं? इज इक्वल्स टू हैं। अच्छा, इज इक्वल्स टू जब भी हमारा यूज़ हो रहा होगा वो हमारे पास डबल इक्वल टू यूज़ होता है उसके लिए। ठीक है, या फिर हमारे लिए प्रोग्रामिंग में बता रहा हूँ पाइथन में, बट आप लोग सिंगल यूज़ करते हैं हमारे पास। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ठीक है, यस दाऊद। सर ये जो अच्छा वो सर, है ग्लोबल वेरिएबल वगैरह वो भी समझा दें। ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल अभी मसूर उसका कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, मैं उसी वक्त समझा दूंगा आपको। वैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो, आप लोग फंक्शन एंड प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट जब हमने पढ़ा था, तो जो जो चीज़ें हम एक फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि इट कवर्स द स्कोप ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, अब जो हमारे पास वो है ग्लोबल वेरिएबल, इट कवर्स द स्कोप ऑफ इंटायर प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम का। ठीक है, और जो हमारे पास लोकल वेरिएबल है, इट कवर्स द स्कोप ऑफ अ फंक्शन और प्रोसीजर। इट मींस एक फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर जो वेरिएबल यूज हुआ है वो सिर्फ उसके स्कोप को कवर कर रहा है ना, वो वहीं तक लिमिटेड है। बट अगर आप लोगों ने अभी तक जितने क्वेश्चंस पढ़े हैं, आप लोग उसमें वो लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स को आप लोगों ने उस तरीके से नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने जहाँ पर, जैसे अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के पास पेपर्स का था जैसे अकाउंट्स वाला था, उसमें जो चीज़ें हमने वो फंक्शन में, जैसे हम कहते थे डिस्प्ले बैलेंस, ठीक है, विड्रॉ मनी, वो हमारे प्रोसीजर्स बन रहे थे, तो उन प्रोसीजर्स के अंदर जो हम वेरिएबल ले रहे थे वो सब वेरिएबल हमारे लोकल वेरिएबल्स थे। बट अगर कोई वेरिएबल उन प्रोसीजर्स में हमने ऐसा यूज़ किया, जैसे हम एक अमाउंट के नाम का वेरिएबल यूज़ कर रहे थे, तो वो अमाउंट का वेरिएबल हमारे मेन प्रोग्राम में यूज़ हुआ था, आउटसाइड फंक्शन एंड प्रोसीजर यूज़ हुआ था, तो वो कवर करता था स्कोप ऑफ इंटायर प्रोग्राम। जबकि जो स्पेसिफिक वेरिएबल्स थे जो कि सिर्फ उन प्रोसीजर्स के अंदर रह रहे थे, वो हमारे थे लिमिटेड टू फंक्शन एंड प्रोसीजर, तो वो कवर करते थे द स्कोप ऑफ अ फंक्शन एंड प्रोसीजर, तो वो लोकल वेरिएबल हो गए। इज दिस क्लियर मसरूर? यस सर। ओके, नाउ बुलियन हमारे पास कौन से हैं? बुलियन में आप लोगों ने तीन सिर्फ ऑपरेटर्स याद रखने हैं, एंड, और एंड नॉट। आप लोग नॉट स्वैप का कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं। जब हम वैलिडेशन चेक्स की बात करते हैं तो हम एक रेंज, आउटर रेंज देते हैं तो हम और यूज़ करते हैं, इनर रेंज देते हैं तो हम एंड यूज़ करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अंडरस्टैंड एंड यूज़ नेस्टेड स्टेटमेंट। अब नेस्टेड स्टेटमेंट्स हमारे पास कौन सी होती हैं? इंक्लूडेड नेस्टेड सिलेक्शन एंड आइट्रेशन। नेस्टेड सिलेक्शन एंड नेस्टेड आइट्रेशन कौन सी होती है? नेस्टेड आइट्रेशन में बेटा काउंट कंट्रोल लूप यूज होती है, जो 2D एरे में आप लोग यूज कर रहे हो, जिसे हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। और नेस्टेड स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी होती है? जिसमें हम इफ केस, इफ कंडीशन यूज करते हैं, इफ वन इफ कंडीशन विद इन अनदर इफ कंडीशन। ठीक है, वो हमारे पास नेस्टेड स्टेटमेंट हो जाती है। अब वो कह रहे हैं कैंडिडेट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू राइट मोर देन 3 लेवल्स ऑफ नेस्टेड स्टेटमेंट, यानी कि अगर इफ कंडीशन कभी आपको लिखने को मिल गई तो 3 से ज़्यादा इफ कंडीशंस आपको नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस एंड पैरामीटर। अब फंक्शन एंड प्रोसीजर की क्या डेफिनेशन है? प्रोसीजर बेसिकली क्या है? इट इज अ सब रूटीन दैट मे और मे नेवर रिटर्न अ वैल्यू। प्रोसीजर फंक्शन इज अ सब रूटीन दैट ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू। ठीक है, पैरामीटर क्या है? पैरामीटर आर द वैल्यूज ऑन विच अ फंक्शन और प्रोसीजर वर्क, या दैट आर रिक्वायर्ड बाय अ फंक्शन और प्रोसीजर टू वर्क। जैसे आप इसे डिफाइन कर दें,
उसके बाद डिफाइन एंड यूज प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस विद और सर विदाउट पैरामीटर पैरामीटर। बता दो एक दफा। हाँ, पैरामीटर क्या होते हैं बेटा? पैरामीटर आर द वैल्यूज ऑन विच अ फंक्शन और प्रोसीजर वर्क, या विच आर रिक्वायर्ड बाय अ ओके। फंक्शन और प्रोसीजर टू वर्क। ठीक है, उन पैरामीटर्स पर ही वो फंक्शन या प्रोसीजर काम करेगा ना। अगर वो उसे नहीं मिलेंगे तो वो रन नहीं हो सकता, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। Now define and use procedures and functions with and without parameter। अब with parameter कौन से होते हैं? जिसकी ब्रैकेट में हम पैरामीटर पास करेंगे वो with parameter होगा, जिसकी ब्रैकेट में हम पैरामीटर नहीं लिखेंगे वो हमारे पास विदाउट पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, अब उसने लिखे प्रोसीजर एंड फंक्शंस में हैव अप टू 2 पैरामीटर्स। मैक्सिमम कितने पैरामीटर हम यूज कर सकते हैं? 2। अंडरस्टैंड एंड यूज लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। अब लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स का मैंने आपको बता दिया, जो वेरिएबल स्कोप कवर करेगा एक स्पेसिफिक फंक्शन या प्रोसीजर का, इट विल बी अ लोकल वेरिएबल। जो वेरिएबल स्कोप कवर करेगा इंटायर प्रोग्राम का या मेन प्रोग्राम का, उसे हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। नाउ अंडरस्टैंड एंड यूज लाइब्रेरी रूटीन्स। लाइब्रेरी रूटीन्स हमारे पास टोटल 4 हैं: मॉड, डिव, राउंड एंड रैंडम। अच्छा बेटा, एक चीज मैं आप लोगों को भी यहाँ पर बता दूं, मे बी आप लोग उस दिन थे क्लास में या नहीं। रैंडम का जो फंक्शन है, रैंडम की ब्रैकेट में अगर मैं लिख रैंडम को मैं खाली लिख देता हूँ रैंडम, और आगे एम्प्टी ब्रैकेट लिख देता हूँ मैं, राउंड ब्रैकेट, तो इट मीन्स इट विल जनरेट अ रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 and 1। ये याद रखिएगा कि रैंडम का फंक्शन जो है इट जनरेट्स और प्रोड्यूसेस अ रियल वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं रैंडम यूज कर रहा हूँ तो वो जो भी वैल्यू जनरेट करेगा, अगर मुझे इंटीजर वैल्यू एक रैंडम में चाहिए होगी तो मुझे उसको राउंड करना पड़ेगा। राउंड ऑफ रैंडम, ब्रैकेट में रैंडम की जो भी वैल्यू होगी, कॉमा 1। अब अगर मैं रैंडम के ब्रैकेट में 5 लिखता हूँ तो इट विल जनरेट अ रैंडम वैल्यू बिटवीन 1 to 5। इट मीन्स 1.4 दे सकता है, 2.7 भी दे सकता है। अब अगर मुझे इंटीजर वैल्यू रैंडम में चाहिए कि 1 से 5 तक कोई इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो मैं लिखूंगा राउंड ऑफ रैंडम कॉमा रैंडम ब्रैकेट में 5, 1। ठीक है, अब अगर वो मुझे फोर्स कर देता है कि जी आपका जो नंबर है वो 1 से 5 तक होना चाहिए, 0 ना आए, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? राउंड ऑफ रैंडम, राउंड ऑफ ब्रैकेट में रैंडम, उसकी ब्रैकेट में 5 +1, 1। तो वो अगर मुझे वहां से 0.1 भी वैल्यू देगा तो 0.1 +1, 0 कर देगा। तो 1.1 का कॉमा 0, यानी कि आपको 0 डेसिमल प्लेसेस करूंगा तो मेरे पास आंसर में वैल्यू 1 आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ मेंटेनेबल प्रोग्राम। ये हमारे पास कई बार हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की कि कोई भी प्रोग्राम मेंटेनेबल कब होता है? व्हेन इट कंटेन्स मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स, ठीक है, एंड द कमेंटिंग फीचर प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, और उसके अलावा रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट कमेंटिंग ऑफ सिंटेक्स। ठीक है, और यूज मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स किस किस के लिए हम यूज करते हैं? वेरिएबल, कांस्टेंट, एरेज, फंक्शन एंड प्रोसीजर। तो इन सब को जो नेम देना होता है हमने, इट मस्ट बी अ मीनिंगफुल आइडेंटिफायर नेम। जैसे आप लोगों का एक पेपर में क्वेश्चन आ गया था रिसेंट मॉक एग्जाम में, जिसमें उसने लिख दिया ए एट सी, और ऊपर सी एक वैल्यू दे दी, एक आई वैल्यू दे दी। तो हमने उनकी लॉजिक को देखना था पेपर में कि आई क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है। तो मैंने सी को काउंट दे दिया था, ठीक है, तो जो वैल्यू आई में i+1 हो रहा था वो भी तो काउंटिंग कर रहा था। तो इट मीन्स जो मेरे पास सी की वैल्यू थी फॉर लूप के अंदर, वहां मुझे वैल्यू इंडेक्स देनी चाहिए थी, मीनिंगफुल उसका नेम इंडेक्स बनता था। अगर उसने सी लिखा है, इनिशियल लिखा है उसने, तो इट डजेंट मीन कि मैं सी से ही कोई वैल्यू बनाऊं। ठीक है, उसने एरे की जगह आई लिखा था, तो सॉरी ए लिखा था, तो उसे इट डजेंट मीन कि एरे है इसलिए ए है, वो कोई भी वैल्यू पी भी दे सकता था। तो एरे उसने, अगर आपको लगता है यहाँ पर एरे होना चाहिए था, तो सुटेबल नेम फॉर एन एरे इज माई एरे, दिस एरे, ये आप नेम दे सकते हैं। ठीक है, ओके, अब आ जाएं हमारे एरेज पे। अब एरेज में हमारे पास डिक्लेयर एंड यूज 1D एंड 2D एरेज। आप लोगों को इनकी डिक्लेरेशन आती है। 1D एरे में सिंगल फॉर लूप यूज होती है, 2D एरे के अंदर हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप यूज होती है। देन अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एरेज इंक्लूडिंग द यूज ऑफ वेरिएबल एंड इंडेक्सेस इन एरेज। इंडेक्स कौन सा होता है? वो फॉर रो काउंट, फॉर कॉलम काउंट, कॉलम काउंट एंड रो काउंट इज द इंडेक्स। ठीक है, द फर्स्ट इंडेक्स कैन बी 0 और 1, हम मोस्टली इसे 1 से स्टार्ट करते हैं।
राइट वैल्यूज इनटू एंड रीड वैल्यूज फ्रॉम। राइट वैल्यू इनटू मींस हमने इनपुट करना है इनटू एन एरे, और वैल्यूज रीड वैल्यू का मतलब ये है कि हमने एरे से वैल्यू आउटपुट करनी है। फाइल हैंडलिंग आ गया। अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन अ फाइल टू बी यूज बाय प्रोग्राम। क्यों होगा? ताकि डाटा परमानेंटली स्टोर हो, सो दैट डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड, डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड, इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। कोई भी रीजन हो सकती है। ओपन क्लोज एंड यूज अ फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। तो ओपन क्लोज एंड यूज, ओपन अ फाइल, ओपन ओपन फाइल, फाइल का नाम, उसके बाद फॉर रीड या फिर फॉर राइट, ये हो सकता है। ठीक है। और अब उसने बोला इंक्लूडिंग रीड एंड राइट सिंगल आइटम ऑफ डाटा, रीड एंड राइट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है। अब उसने बोला रीड एंड राइट सिंगल आइटम ऑफ डाटा, रीड एंड राइट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। अब सिंगल डाटा होगा तो इट मीन्स एक वेरिएबल में वैल्यू पड़ी है। लाइन ऑफ टेक्स्ट है तो वो हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है कि उसके अंदर बहुत बड़ी वैल्यू है। सिंगल आइटम ऑफ डाटा में कोई नंबर भी स्टोर करवा सकता है हमसे फाइल में। अब फाइल हैंडलिंग के अंदर हमारे पास टोटल कितने मोड्स हैं? रीड एंड राइट। और हमारे पास ऑपरेशन कौन कौन से? हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइल रीड मोड में ओपन होगी तो रीड फाइल, और राइट मोड में होगी तो राइट फाइल। ठीक है। अब देख लें इसके अंदर कोई एंड ऑफ फाइल का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, बट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया एडवांस में। देन कम्स डेटाबेस। अब डेटाबेस में अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब डिफाइन अ सिंगल टेबल डेटाबेस फ्रॉम अ गिवन टेबल, गिवन डेटा स्टोरेज रिक्वायरमेंट, इंक्लूडिंग फील्ड्स बतानी है, रिकॉर्ड्स बतानी है, वैलिडेशन। वैलिडेशन मींस हम लोग कई बार कर चुके हैं कि कौन सी फील्ड पे कौन सा वैलिडेशन चेक अप्लाई हो सकता है। सूटेबल बेसिक डेटा टाइप्स, हमने बताना है कि कौन कौन सी फील्ड की कौन कौन सी डेटा टाइप हो सकती है। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर के डेटाबेस के अंदर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ नहीं करते, हम उसे टेक्स्ट या अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। बाकी सारी हमारी सेम है। डेट स्लैश नाम इसमें यूज़ होगा, और हमारे पास उसमें डेटा टाइप्स में जो सूडो कोड की उनमें नहीं होगा। अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ प्राइमरी की। अब प्राइमरी की का क्या पर्पस है? यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है। और उसमें हमें पता चलता है कि डाटा इज़ नॉट बीइंग रिपीटेड। ठीक है। अब आइडेंटिफाई सूटेबल प्राइमरी की, हम उस फील्ड को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे डेटाबेस में से कौन सी फील्ड है जिसमें डाटा रिपीट नहीं हो रहा। और उसके बाद रीड अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल स्क्रिप्ट। अब उसमें हमारे पास लिमिटेड कौन सी है? हमारे पास वो है कमांड सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय सम एंड काउंट, हमने यही याद किया, इसके अलावा हमने कोई भी नहीं किया। ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग द आउटपुट गिवन बाय एन एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट विल क्यूरी द गिवन कंटेंट ऑफ अ डेटाबेस टेबल। ठीक है। कि क्या आउटपुट आ सकता है, किस क्यूरी से आ सकता है, वो चीज़ें आगे। अक्सर आपको वो कहता है कि ये क्यूरी है, आउटपुट बता दो। अक्सर कहता है ये आउटपुट हमें चाहिए तो क्या क्यूरी होगी, तो आप लोग दोनों कर सकते हो। देन कम्स बुलियन लॉजिक। अब बुलियन लॉजिक के अंदर हमारे पास डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स, हमारे पास कौन कौन से? ये सारे हो गए। ठीक है। अब नॉट इज़ अ सिंगल इनपुट। नॉट के अलावा आपको पता है सारे हमारे दो इनपुट्स लेते हैं। ऑल अदर गेट्स आर लिमिटेड टू टू इनपुट्स। ठीक है। यूज लॉजिक गेट्स टू क्रिएट गिवन लॉजिक सर्किट। अब लॉजिक सर्किट हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मिल सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगी, हमने एक्सप्रेशन भी लिखना होगा, ट्रुथ टेबल बनाना होगा। एक्सप्रेशन गिवन होगा, हमने स्टेटमेंट लिखनी होगी। ठीक है। और ट्रुथ टेबल बनाना होगा। ये कंप्लीट अ ट्रुथ टेबल फ्रॉम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फ्रॉम अ लॉजिक एक्सप्रेशन, फ्रॉम अ लॉजिक सर्किट, सारों से हो सकता है। अब सर्किट मस्ट बी ड्रॉन फॉर द स्टेटमेंट गिवन विदाउट सिंप्लीफिकेशन, यानी कि हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, एज इट इज करना जैसे उन्होंने दिया है। यानी कि अगर बाहर नॉट लिखा हुआ है और अंदर लिखा हुआ है ए एंड बी, तो उसका नैंड भी बनता है, बट हम उसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम वैसे ही बनाएंगे, ए एंड बी लेके उसका आगे नॉट ले लेंगे। लॉजिक सर्किट्स विल बी लिमिटेड टू अ मैक्सिमम 3 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। तो मैक्सिमम इनपुट्स हमारे पास कितनी आती हैं? 3 आती हैं। हमेशा आप लोगों ने पास पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए आप लोगों ने देखे, उसमें 3 इनपुट्स होती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली एक आउटपुट हमने देनी होती है, और जो बीच में हमारी प्रोसेसिंग होती है उसे उसे चेक नहीं करना होता, क्योंकि एग्जामिनर ने सिर्फ आउटपुट को देखना होता है। राइट लॉजिक एक्सप्रेशन फ्रॉम स्टेटमेंट, लॉजिक सर्किट एंड ट्रुथ टेबल। So this was your P2. I hope the syllabus is very much clear to everyone. अब आप लोग बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करें, and I hope there is no further confusion. अगर कोई क्वेश्चन है तो you can ask. एक सर मिनट।